So today girls we are going to talk about drugs and drug abuse and types of drugs और किसका कैसा एक्शन होता है. सो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 8 है उसका जो ड्रग्स पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो 3 टर्म्स है जिससे आपको क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट इज़ ड्रग अब्यूज़, ठीक है. सेकंड इज ड्रग एडिक्शन एंड थर्ड इज ड्रग डिपेंडेंस. ओके, सो फर्स्ट इज ड्रग अब्यूज़. ड्रग अब्यूज़ क्या होता है? किसी भी एक ड्रग को ओवर यूज़ करना, ओवर एक्सेस क्वांटिटी में कंज्यूम करना. पहली बात, एक्सेस क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. एंड सेकंड, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं किया है कि आप एक ड्रग को लो, लेकिन आप विदाउट उसके सजेशन पे फिर भी उस ड्रग को ले रहे हो, ठीक है, तो वो ड्रग अब्यूज़ है. या आप किसी ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है लेकिन उस जितना प्रिस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, तो ये ड्रग अब्यूज़ है. सो 2 चीज़ें आती हैं ड्रग अब्यूज़ में. एक तो एक्सेसिव अमाउंट में किसी ड्रग को कंज्यूम करना. दूसरा, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कंज्यूम करना एक ड्रग को, दैट लीड्स टू ड्रग अब्यूज़. ठीक है, जैसे बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपके पेन किलर्स होते हैं. अब पेन किलर डॉक्टर ने, अब पेन हो रहा है आपको, लेकिन पेन हो रहा है और डॉक्टर ने भी एडवाइस कर रखा है कि आप ये पेन किलर ले लो, लेकिन आपको एक ही मेडिसिन चाहिए पेन किलर की. आप 2-3 पेन किलर्स ले लेते हो कि मेरी पूरी बॉडी ऐसी हो जाए सुपर एक्टिव और कहीं पे भी मुझे लेथार्जिक फील ना हो और मैं सारे दिन काम करूं. तो ये एक ड्रग अब्यूज़ है. किसका? पेन किलर का. सेकंड, नींद आने का. रात को लोग मेडिसिन लेते हैं जिनको नींद नहीं आती है. नींद जिनको नहीं आती है उसके लिए एक टर्म होता है इंसोम्निया. इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना. तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये जो है एक पिल ले लेना, रात को आपको नींद आ जाएगी. वो पिल बस इतना काम करेगी कि आपको 6 घंटे के लिए सुला देगी, अच्छी नींद आ जाएगी, आपको जल्दी से नींद आ जाएगी. बट अगर आप चाहते हो कि मैं सारा दिन सोई रहूं और मैं कोई काम ना करूं और मेरे को एंजॉय करना है उस नींद का, तो आप 3-4 मेडिसिन ले लो उस पिल की. दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रग अब्यूज़. ठीक है, एक्सेसिव क्वांटिटी में लेना. सेकंड, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एक ड्रग को लेना ड्रग अब्यूज़ होता है. ओके, अब जब भी हम ड्रग लेते हैं तो उससे एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है हमारा. उस इफ़ेक्ट से प्यार हो जाना कहलाता है ड्रग एडिक्शन. बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं एडिक्टिव होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन सारे एडिक्टिव नहीं होते. फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल जो आपका फीवर में आप लेते हो, ठीक है. सेकंड, आपका एस्पिरिन. ये ड्रग्स हैं ऐसे जिनका कोई एडिक्शन नहीं होता है. एडिक्शन का मतलब क्या है? कोई भी आपकी जो साइकोलॉजिकल फीलिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं बिकॉज ऑफ ए ड्रग, उससे आपको प्यार हो जाता है एंड यू वांट टू कंज्यूम इट मोर एंड मोर एंड ऑन रेगुलर इंटरवल्स. तो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द फीलिंग्स प्रोड्यूस बाय द ड्रग. ड्रग जो फीलिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है उससे एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो गई है, दैट्स इट. ड्रग एडिक्शन से इसका कोई फिजिकल सिम्टम नहीं होता, बस आपको मन करता है बार बार उस ड्रग को लेने का. ओके, और कोई फिजिकल सिम्टम नहीं है. अब जब आप एक ड्रग को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हो और अचानक से आपने वो ड्रग लेना बंद कर दिया, तो आपकी बॉडी उस ड्रग के लिए क्रेव करती है, क्योंकि आप उसको अभी तक उसको अब्यूज़ करते आ रहे थे. और जैसे ही आप उस ड्रग को बंद करोगे तो आपकी बॉडी जो है फिज़िकल सिम्टम्स शो करती है, जैसे रेस्टलेसनेस, बेचैनी, एंग्जाइटी, हेडेक,
ठीक है, वॉमिटिंग, एपिलेप्सी क्या होता है, सीजर्स होते हैं, आपको दौरा पड़ता है आपको। तो ये जो फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं व्हेन यू स्टॉप टेकिंग ए ड्रग विच हैज़ बीन ओवर यूज्ड, उसे कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ड्रग अब्यूज़, आइदर टेकिंग the drug in excessive quantity or taking the drug without doctor's permission is drug abuse. What is drug addiction? It is the psychological attachment to the feelings produced by the drug. Drug addiction कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं शो करता, लेकिन जो ड्रग डिपेंडेंस होता है वो फिजिकल सिम्टम्स शो करता है और उसको हम कहते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स आर फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन हु हैज़ बीन अब्यूजिंग अ ड्रग एंड सडनली स्टॉप्स टेकिंग इट। अभी तक वो ड्रग अब्यूज़ करता आ रहा था और अचानक से उसने उस ड्रग को कंज्यूम करना बंद कर दिया, तो एक इस टाइप के विड्रॉल सिम्टम्स फिजिकली प्रोड्यूस होने लगे, तो हम उसे कहते हैं कि नाउ उसकी बॉडी जो है उस ड्रग पे डिपेंडेंट हो चुकी है। जब तक ये विड्रॉल सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस होते तब तक ड्रग डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन अगर उस ड्रग को कंज्यूम करना स्टॉप करने से ही आपकी बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगे, तो यू कैन से कि नाउ योर बॉडी हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन द ड्रग एंड इज शोइंग ड्रग डिपेंडेंस। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये अलग अलग टर्म्स है, एक ही मीनिंग नहीं है सबका मीनिंग डिफरेंट है। अब ड्रग जो होता है, कोई भी ड्रग है वो अपने रिसेप्टर पे एक्ट करता है। सेल के बाहर रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर उसका लिगेंड आके बाइंड करता है, तो रिसेप्टर जो होता है एक्टिवेट हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस सम सेल्यूलर रिएक्शंस इनसाइड द सेल। तो ऐसे ही जो ड्रग होते हैं उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब सपोजिटली आपका जो घर है, घर वो एक सेल है और उसके अंदर जाने के लिए एक रिसेप्टर है जिसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। दैट इज़ जो रिसेप्टर है वो है आपका बेल। ठीक है, अब उसका लिगेंड क्या है कि फिंगर आएगी और वो बेल पे प्रेस करेगी, तो आप जो है घर के अंदर जाओगे। अगर आप बार बार उस बेल को प्रेस करते जाओगे तो क्या होगा, अब ये बेल जो है ना, जब आप ज़ोर से दबाओगे ना तभी बजेगी। पहले तो नॉर्मली उसे प्रेस करते थे तो बेल बज जाया करती थी, लेकिन कई बार जब आप देखते हो ओवर यूज़ हो गया है, अब उस मतलब हमने इसको पूरा यूज़ कर लिया है या बार बार हम उसको ऑन ऑफ करते थे, तो अब वो बटन ख़राब हो जाता है और उसको ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा, तभी जो है इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब आपका जो है बेल बजेगी एंड आपका घर खुलेगा। तो जस्ट लाइक दैट हर ड्रग का एक रिसेप्टर होता है। ठीक है, वो रिसेप्टर नॉर्मली एक बार आता है, बाइंड करता है रिसेप्टर से और एक प्रोड्यूस होता है, कुछ भी आपकी फीलिंग प्रोड्यूस होती है। अगर आप बार बार उस ड्रग को लोगे, मतलब आप ड्रग अब्यूज़ कर रहे हो, तो उस रिसेप्टर पे ड्रग बार बार बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है। सेंसिटिविटी कम होना मतलब अब उसको हल्का सा टच नहीं, अब उसको बहुत ज़ोर से प्रेशर से प्रेस करना पड़ेगा। सेंसिटिविटी बहुत लो हो गई। हाई सेंसिटिविटी मतलब ज़रा सा टच किया और बेल बज गई। लो सेंसिटिविटी मतलब अब इसको ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा तभी ये जो है बेल बजेगी। तो अगर आप बार बार एक ड्रग को लेते हो, आप अगर ड्रग को ओवर यूज़ करते हो, तो उसके रिसेप्टर्स की जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, थ्रेशहोल्ड वैल्यू का बढ़ जाना मतलब अब आपको ज़्यादा अमाउंट में ड्रग चाहिए होगा उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का। इसे कहते हैं कि आपके रिसेप्टर्स का जो है टॉलरेंस लेवल बढ़ा दिया है ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स ने। ठीक है, और यही है कि ओवर यूज़ ऑफ ड्रग करने से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, रिसेप्टर्स जो होते हैं इनसेंसिटिव हो जाते हैं या उनका थ्रेशहोल्ड लेवल जो है बढ़ जाता है। नाउ आपके जो कॉमन ड्रग्स होते हैं जो अब्यूज़ होते हैं वो 3 कैटेगरीज़ के होते हैं। एक होते हैं ओपियोइड्स, ठीक है, एक होते हैं आपका कैनाबिनॉइड्स और एक होते हैं आपके कोका एल्कलॉइड्स। दिख रहा है, हाँ। सबसे पहले आपको ये 3 टाइप के जो मेजर 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं,
कॉमनली यूज्ड या कॉमनली अब्यूज्ड जो ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। सबसे पहले आपको हर एक ड्रग का पता होना चाहिए कि वो कौन से प्लांट से मिलता है और प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। फॉर एग्जांपल जो ओपियोइड्स होते हैं वो एक पॉपी प्लांट से मिलते हैं, पॉपी प्लांट, ठीक है। और ये पॉपी प्लांट का नेम क्या होता है? पैपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, पैपेवर सोमनीफेरम। उसके भी कौन से पार्ट से निकलता है ये ओपियोइड्स? ये उसके लेटेक्स से निकलता है। लेटेक्स से हम जो है ओपियोइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैनाबिनॉइड्स जिस प्लांट से निकलता है उसका नाम होता है कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। और कौन से पार्ट ऑफ कैनाबिस से मिलता है? ये 3-4 चीज़ों से मिलता है। उस प्लांट के रेजन्स से मिलता है, उसकी लीव्स से मिलता है, और लीव्स एंड उसके फ्लावर से मिलता है। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा, ओपियोइड्स, पैपेवर सोमनीफेरम और उसके लेटेक्स से मिलता है। कोका अल्कलॉइड्स जो होता है वो एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। कहीं पे भी कोका जहाँ पे भी आएगा, कोकेन जहाँ पे भी आएगा, आप जो है सी ही लगाओगे, के नहीं लगाओगे। तो कोका अल्कलॉइड्स मिलता है एरिथ्रोजाइलम कोका से, ठीक है। और उसके कौन से पार्ट से मिलता है? उसके लीव्स से मिलता है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से प्लांट से ओपियोइड्स मिल रहे हैं और उस प्लांट के कौन से रीजन से मिल रहे हैं लेटेक्स। कैनाबिनॉइड्स मिल रहे हैं कैनाबिस सटाइवा से, और उसके कौन से पार्ट से मिल रहे हैं? रेजिन्स, लीव्स एंड फ्लावर्स से। कोका अल्कलॉइड्स कौन से प्लांट से मिल रहा है? एरिथ्रोजाइलम कोका। और कहाँ से मिल रहा है? उसकी लीव्स से मिल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो ओपियोइड्स हैं उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सीएनएस एंड जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। और ओपियोइड्स क्या है? ओपियोइड्स एक टाइप के डिप्रेसेंट्स हैं, एक्टिविटी स्लो कर देंगे जिस भी रीजन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जब ये ओपियोइड्स आपके बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन सीएनएस एंड जीआईटी, तो दे डिप्रेस और दे स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस, ठीक है। सीएनएस की एक्टिविटी को कम कर देंगे बिकॉज दे आर कौन सी क्लास है? डिप्रेसेंट्स की क्लास है। इसके अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आते हैं जो आपने सुने भी होंगे, मॉर्फिन एंड हेरोइन, ठीक है। मॉर्फिन पुराने ज़माने में जब भी आपके मतलब पेन किलर्स अभी डेवलप नहीं हुए थे तो मॉर्फिन यूज़ किया जाता था। जब आपके मतलब जैसे कि ऋषि मुनि जो होते हैं, जो उनमें जो होते थे जो कि नेचुरल हर्ब्स से आपके ट्रीटमेंट करते थे उस टाइम पे, या वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अभी जो है ये पेन किलर्स नहीं हुए थे, तो तब वो कोई भी ऑपरेशन करना है, कोई भी प्रोसीजर करना है पेशेंट पे, तो उसको पेन ना हो तो ये मॉर्फिन दिया करते थे। ये ओल्ड एज में यूज़ होता था एज अ पेन किलर, ठीक है। मॉर्फिन लेटेक्स से मिलता है। मॉर्फिन को हीरोइन में कन्वर्ट करने के लिए अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कराओगे आप, एसिटाइलेशन, तो वो हेरोइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेरोइन मॉर्फिन का कैसा फॉर्म है? इट इज़ द एसिटाइलेटेड मॉर्फिन। हेरोइन क्या है? एसिटाइलेटेड मॉर्फिन। और कोई पुराने ज़माने में कौन सा आपका पेन किलर यूज़ होता था? दैट इज़ मॉर्फिन, ठीक है। ओपियोइड्स कौन से प्लांट से मिलता है? पैपेवर सोमनीफेरम। कौन से रीजन से मिलता है? लेटेक्स। इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? सीएनएस एंड जीआईटी। और ये एक्टिवेट करता है रिसेप्टर्स को, तो क्या होता है? डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। उसके बाद आते हैं कैनाबिनॉइड्स पे। कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सटाइवा से मिलता है और 3 चीज़ों से मिलता है, रेजिन्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मतलब ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। और ये क्या कराते हैं? ये बेसिकली
ये एक्टिवेट करा देते हैं CNS की एक्टिविटी को। ये डिप्रेस करा रहा है, ये एक्टिविटी कराएगा CNS की, और उससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है। CNS की एक्टिविटी बढ़ाओगे तो आपका जो है हार्ट रेट बढ़ेगा। अब आपने पढ़ रखा है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा 70 ml होता है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कार्डियक आउटपुट चेंज करना है तो आपको हार्ट रेट चेंज करना पड़ेगा। हार्ट रेट को अगर ये जो है CNS की एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो मतलब ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो निकल रहा है एक वेंट्रिकल से वो ज़्यादा निकलेगा। ज़्यादा ब्लड निकलेगा, अगर आपका उससे ज़्यादा तेज़ी से ब्लड निकलेगा, एक ही बारी में अगर 5 लीटर निकलना था तो 6 लीटर निकल रहा है, तो अगर ज़्यादा ब्लड आपका पंप हो रहा है हार्ट से तो वह ज़्यादा रेट से, ज़्यादा वेलोसिटी से आपके टिश्यूज़ तक पहुंचेगा। तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई जो हर सेल को मिल रही है उसका रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, आप जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आप ब्रेथलेस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, रनिंग का जो काम कर रहे हो, वो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और आपके जो लंग्स हैं इतने हाई लेवल पे एनर्जी नहीं ले सकते, ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। ठीक है, अगर इस टाइम पे मैं आपको कैनाबिनॉइड्स दूं तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो आपको जो ब्रेथलेसनेस सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ वाई ये जो फिर एथलीट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं कैनाबिनॉइड्स को, क्योंकि इसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए वो थकते कम है, वो ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे और थकेंगे भी कम। इसलिए मोस्ट कॉमनली अब्यूज ड्रग्स जो होती हैं बाय एथलीट्स आर कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स के अंदर एग्जाम्पल्स अगर आपको करने हैं तो आपका आएगा इसके अंदर मारिजुआना, मतलब इसको लिखते ऐसे हैं मारिजुआना। ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से तो मारिजुआना है लेकिन इसको मारुआना बोलते हैं। ठीक है, देन हाशीश, देन चरस एंड देन गांजा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल थे आपके मॉर्फिन एंड हेरोइन। कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल्स है आपके मारुआना, हाशीश, चरस एंड गांजा। ठीक है, तो ये जनरली एथलीट्स लिया करते हैं। ठीक है, इसमें आपको लिखा हुआ है मैंने कि किस तरीके से लिया जाता है। जो आपका ओपियोइड्स जो हैं आपके इनहेल किए जाते हैं नोज से या आपके इंजेक्ट किए जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स होते हैं या तो ये इनहेल किए जाते हैं या आपके ओरल इंटेक से लिए जाते हैं। ठीक है, जब भी आप इनहेल कर रहे हो तो आपने टीवी में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि वो ना एक छोटा सा एक पेज होता है, ठीक है, उसके ऊपर ना ड्रग गिरा होता है और उसको ना वो इनहेल कर लेते हैं बैठ के या किसी छोटे से कैपिलरी ट्यूब के थ्रू इनहेल कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी जब भी आप किसी ड्रग को इनहेल करते हो तो उसका वर्ड होता है स्नॉटिंग। आप इसको स्नॉटिंग के थ्रू ले सकते हो कैनाबिनॉइड्स को, या ओरल इंटेक के हिसाब से भी ले सकते हो। ठीक है, और बाकी जो ओपियोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स है ये दोनों आपके स्नॉटिंग से लिए जाते हैं। ओपियोइड्स आपके इंजेक्शन से भी लिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोका एल्कलॉइड्स पे। कोका एल्कलॉइड्स कौन सा प्लांट था? एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, और ये इसकी लीव्स से मिलता था। ये जो होता है ये एक बहुत ही हैप्पीनेस की स्टेट प्रोड्यूस करता है। हैप्पीनेस की स्टेट जो होती है उसको बोलते हैं यूफोरिया। आप इतने खुश हो जाओगे अपना सारा गम भूल जाओगे ज़िंदगी का अगर आप इस कोका एल्कलॉइड्स को अब्यूज़ करते हो। हाई क्वांटिटी में, ज़्यादा ही हाई क्वांटिटी में लोगे तो ये हेल्यूसिनेशंस भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दे बिकम हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस मतलब आपको दिखेगा कि आप एक सामने पानी है, ठीक है, और वो पानी होगा नहीं लेकिन आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा आप पता नहीं कहाँ पे हो इस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पानी सी शोर पे हो जबकि आप अपने रूम में होगे, तो आपको जो है नहीं वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा,
इसे कहते हैं भ्रम जैसे प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हेल्यूसिनेशंस। और कोका अल्कलॉइड्स आर काइंड ऑफ हेल्यूसिनोजेंस व्हेन दे आर कंज्यूम्ड इन एक्सेस अमाउंट। और नॉर्मली इसका अब्यूज़ करोगे तो ये एक बहुत ही हैप्पीनेस वाली फीलिंग प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं यूफोरिया। ठीक है, अब कोका अल्कलॉइड्स यूफोरिया कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक हमारा जो हैप्पीनेस के हमारे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा सेरोटोनिन। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा डोपामीन, ये भी एक हैप्पीनेस का हार्मोन है। अगर आप और डोपामीन एडिक्टिव है नेचर के अंदर, मतलब आप इसको अगर आपने इसको अब्यूज़ किया तो इसका एडिक्शन हो जाएगा, और एडिक्शन हो गया तो फिर अगर आपने अचानक से डोपामीन को बंद किया तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, दैट इज़ ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, अब ये यूफोरिया कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये डोपामीन का एक्शन बढ़ा देते हैं। डोपामीन जब अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो कुछ सेल के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से यू बिकम हैप्पी, यू फील हैप्पी। ठीक है, अब डोपामीन लगातार, ये सेल है इसके ऊपर रिसेप्टर है। ठीक है, आपको लगातार इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करके रखना है जिससे कि आपका जो है हैप्पीनेस की फीलिंग प्रोड्यूस होती रहे। तो आप क्या करोगे, बार बार डोपामीन का रिलीज़ करवाओगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, मतलब ये एक आपका जो है सिनेप्टिक बल्ब है। ठीक है, यहाँ से डोपामीन इज़ अ हार्मोन, वो रिलीज़ हो रहा है, ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, और ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल के ऊपर रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहा है और हैप्पीनेस की फीलिंग प्रोड्यूस करा रहा है। तो इसको इन रिसेप्टर्स को लगातार एक्टिवेटेड रहने के लिए आप दो ही चीज़ें कर सकते हो, या तो डोपामिन का रेगुलर रिलीज़ कराते जाओ। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है कि आपका जो नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी होती है वो आपको नॉर्मल अमाउंट में ही ड्रग प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर ये डोपामिन हायर अमाउंट में, अगर डोपामिन रेगुलरली रिलीज़ नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका होता है कि जितना भी डोपामिन प्रेजेंट है यहाँ पे उसको डिग्रेड होने से बचाया जाए, क्योंकि हर एक, मैंने आपको बताया था, हर प्रोटीन की, हर एक चीज़ की एक हाफ लाइफ होती है, उसके बाद वो प्रोटीन जो है डिग्रेड हो जाता है, उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। ठीक है, तो डोपामीन अगर आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है तो एक टाइम के बाद इसको लेने के लिए कौन आएंगे? डोपामीन ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, अगर वो सारे डोपामीन ट्रांसपोर्टर्स जो है डोपामीन को ले जाएंगे तो क्या होगा, अब इन रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन नहीं होगा और यूफोरिया प्रोड्यूस नहीं होगा। बट ये कोका अल्कलॉइड्स होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं आपके, कोकेन, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोक, और इसे बोलते हैं क्रैक। क्रैक मैंने नहीं लिखवाया था, लिख लेना अपनी नोट्स के अंदर। तो ये कोकेन, ये एक ही चीज़ है, कोकेन, कोक और क्रैक। ठीक है, ये क्या करता है कोकेन, ये डोपामिन रिसेप्टर, डोपामिन ट्रांसपोर्टर से जाके बाइंड कर जाता है। अब वो ट्रांसपोर्टर्स जो है डोपामिन से बाइंड नहीं कर पाते, और जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामिन है उसकी क्वांटिटी बनी रहती है, और बार बार वो रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, फिर बाइंड करते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं। तो एक कंटिन्यूअस एंड अ वेरी हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस की जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। ठीक है, तो यूफोरिया कौन प्रोड्यूस करता है? डोपामीन, बाय एक्टिंग ऑन इट्स रिसेप्टर। ठीक है, एंड डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बनाए रखने का काम कौन करता है? कोका अल्कलॉइड्स। ओके, तो वो डोपामीन, क्योंकि डोपामीन का अगर कंटिन्यूअस एक्टिविटी हुई उसके रिसेप्टर पे, मतलब अगर देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपामीन बीइंग मेंटेन्ड इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ द डोपामीन रिसेप्टर्स विच विल प्रोड्यूस यूफोरिया, राइट। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो डोपामीन रेगुलरली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज़ होता रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या सेकंड क्या तरीका है कि डोपामीन को डिग्रेड होने से रोक दो। तो जो ट्रांसपोर्टर्स डोपामीन को लेने आए हैं फॉर डिग्रेडेशन, उनको डोपामीन से बाइंड करने से रोक दो। ठीक है, तो जो है कंटिन्यूअस यूफोरिया प्रोड्यूस रहेगा। और ये ट्रांसपोर्टर्स को कैसे रोका जाता है डोपामीन से बाइंड करने से? क्योंकि कोकेन, कोक या क्रैक खुद उस ट्रांसपोर्टर, डोपामीन ट्रांसपोर्टर से बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामीन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और यूफोरिया की स्टेट जो है प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ना एक ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्यूसिनोजन।
हेल्यूसिनोजन मतलब विच प्रोड्यूस हेल्यूसिनेशंस, ठीक है। एक तो है कोक कर लो आप, कोकेन एक्सेसिव अमाउंट में ये प्रोड्यूस करता है। एक होता है आपका LSD, ठीक है। एक होता है आपका LSD जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्यूसिनोजन है और ये एक फंगस से मिलता है हमको। उस फंगस का जो नाम है वो है क्लेविसेप्स पर्पुरिया, ठीक है। ये नोट्स में लिखा है, मैंने आपको दिया है कि LSD कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या है। एक फंगस है क्लेविसेप्स पर्पुरिया एंड इट इज़ अ वेरी पोटेंट हेल्यूसिनोजन, ठीक है। दूसरा आपका कोकेन हो गया। इसके बाद भी एक होता है आपका धतूरा, भांग जिसे कहते हैं ना, इससे भांग बनती है। और एक आपका होता है एट्रोपा बेलाडोना, ये जो है इस प्लांट से आपका जो है बेलाडोना, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट का नाम है, ठीक है, जिससे आपको जो आप एक हेल्यूसिनोजन एक्सट्रैक्ट करते हो। धतूरा भी एक प्लांट का नाम है जिससे आप एक हेल्यूसिनोजन ले सकते हो। कोकेन और LSD ये एक्चुअल हेल्यूसिनोजेंस के एग्जाम्पल है। तो ये इन प्लांट से हमें हेल्यूसिनोजन मिलता है, धतूरा इन एट्रोपा बेलाडोना, लेकिन एक्चुअल हेल्यूसिनोजेंस का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो एक है आपका कोकेन, दूसरा है आपका लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड LSD, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि पुराने समय में आपका जो पेन किलर्स होते हैं वो कौन यूज़ होता था, मॉर्फिन विच इज़ एन ओपियोइड। सेकेंड कि कौन से ड्रग्स की कैटेगरी है जो कि एथलीट्स रेगुलरली अब्यूज़ करते हैं, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स का एग्जांपल में आपका मारुआना, हाशीश, गंजा एंड चरस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है CNS को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, द रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल्स बढ़ेगा और ये जो है इनको थकने से रोकेगा, ठीक है। देन आपके कुछ कैटेगरीज़ हैं जो कि ड्रग्स की कैटेगरीज़ है, उसको क्लासेस ऑफ ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके सिडेटिव्स। सिडेटिव्स का मतलब नींद, इससे नींद आती है आपको, ठीक है। इसका एग्जांपल है बार्बिचुरेट्स, ठीक है। बार्बिचुरेट्स जो है एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि सिडेटिव्स कहलाती है, जो कि आपको नींद देती है, ठीक है। सेकंड है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स मतलब ये आपके CNS को स्टिमुलेट करके रखती है और आपको अलर्ट रखती है हमेशा, जैसे कि कैफीन है आपका, ठीक है, कोकेन है आपका एंड एम्फेटामिन्स, ठीक है। ये है स्टिमुलेंट्स। जैसे मॉर्निंग में आप टी या कॉफ़ी लेते हो तो उसके अंदर स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपको एकदम से अलर्ट करते हैं, आपकी नींद खुल जाती है और फिर आप अपने डेली कोर्स कर सकते हो घर में। तो स्टिमुलेंट्स ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। देन थर्ड क्लास ऑफ ड्रग्स जो होते हैं हेल्यूसिनोजेंस, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया LSD बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम कोकेन को लेंगे तो भी हेल्यूसिनोजन है ये। और उसके बाद होते हैं डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स मतलब कि जो CNS की एक्टिविटी को कम करेंगे। अब डिप्रेसेंट्स हमने पढ़ा था ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो हैं हमारे डिप्रेसेंट्स हैं और ओपियोइड्स में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं। एक तो हमने मॉर्फिन पढ़ा है और एक हमने मॉर्फिन को अगर एसिटाइलेशन कर दोगे इसका तो क्या बनेगा आपका, हेरोइन, ठीक है। और लास्ट एक क्लास होती है आपकी ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स
ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपका डर जो होता है या जो आपको नर्वसनेस हो रही है या आपको जो एक एंग्जाइटी की फीलिंग हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उससे पहले आपको बहुत नर्वसनेस हो रही है, डर लग रहा है और फिर आप एंग्शियस हो बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त अगर आप ट्रैंक्विलाइजर्स लोगे तो आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाओगे। इस ट्रैंक्विलाइजर्स के एग्जांपल है ऐसे क्लास ऑफ ड्रग्स जिनको बोलते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स, ठीक है। तो आपके 5 क्लासेस ऑफ ड्रग्स है। एक है आपका सिडेटिव्स जो कि आपको नींद देता है, बारबिचुरेट्स। सेकंड है आपके स्टिमुलेंट्स जो कि आपके सीएनएस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, आपको अलर्ट रखते हैं, कैफीन, कोकेन, एम्फेटामिन्स, ठीक है। उसके बाद है आपके हेल्यूसिनोजेंस जो कि हेल्यूसिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं, भ्रम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एग्जांपल है एलएसडी एंड एक्सेस क्वांटिटी में कोकेन, ठीक है। डिप्रेसेंट्स जो कि आपके सीएनएस को डिप्रेस करके रखते हैं, उस सीएनएस की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, ओपियोइड्स, ठीक है। तो सीएनएस की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो सीएनएस के अंदर ही ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो सीएनएस इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के अंदर जो एरिया होता है ना पेन रिसेप्शन का, वो वो एकदम डिप्रेस हो जाएगा, तो आपको पेन ज़्यादा फील नहीं होगा, ठीक है। वैसे जो पेन एनाल्जेसिक्स एक कैटेगरी होती है ड्रग्स की, एनाल्जेसिक्स, जो कि पेन को फील नहीं होने देते। एनाल्जेसिक्स यूजुअली आपको सर्जरी में दिया जाता है जिससे आपको पेन फील ना हो, ठीक है। लास्ट में है ट्रैंक्विलाइजर जो आपका डर भगाता है, आपका एंग्शियस जो सिचुएशन हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, उसको दूर करेगा। उसके अंदर एग्जांपल आता है बेंजोडाइज़ेपिन्स का, ठीक है। अब अल्कोहल के ऊपर आपके चैप्टर में काफ़ी नोट है। अल्कोहल अब्यूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल इज़ नॉट अ ड्रग। ड्रग अब्यूज़ अलग है, अल्कोहल अब्यूज़ अलग है, बिकॉज अल्कोहल इज़ नॉट अ ड्रग, ठीक है। अगर अल्कोहल का अब्यूज़ मतलब अल्कोहल को एक्सेसिव क्वांटिटी में कंज्यूम करना, ठीक है, उसे कहेंगे अल्कोहल अब्यूज़। ये करता क्या है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा डैमेज ये करता है अल्कोहल लिवर को, ठीक है। लिवर के अंदर एक कंडीशन होती है फैटी लिवर। फैटी लिवर में क्या होता है कि अल्कोहल की वजह से फैट डिपॉजिट हो जाता है लिवर के अंदर, ओके। तो लिवर सेल्स जो होते हैं हेपाटोसाइट्स, वो हटके आपके जो एडिपोज टिश्यू है, फैट टिश्यू, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। और तो ये फैटी लिवर जो होता है ये अल्कोहल की वजह से भी होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर, या आपका वेट गेन, एक्सेसिव ओबेसिटी की वजह से भी होता है। फैटी लिवर होने के बाद क्या होता है, हेपाटोसाइट्स मर गए, आधे ख़त्म कर दिया, आधे में एडिपोसाइट्स लगा दिए। उसके बाद क्या होता है कि एडिपोसाइट्स फिर आप अभी भी कंज्यूम करते जा रहे हो एक्सेसिव ऑफ अल्कोहल, तो क्या करता है कि जिस पोर्शन में एडिपोसाइट्स थे ना, उस पोर्शन में वो सारे सेल्स को हटा के फाइबर्स का डिपोजिशन करा देता है। मतलब आप ये समझो कि फैटी लिवर भी छोड़ दो इसको, फाइबर्स लिवर के अंदर हेपाटोसाइट्स को मार के उसके जगह पे, खाली जगह पे फाइबर्स का डिपोजिशन करा देता है, जिसे हम कहते हैं सिरहोसिस ऑफ लिवर। लिवर सिरहोसिस मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फाइबर्स इन प्लेस ऑफ हेपाटोसाइट्स इन द लिवर, ठीक है। अब लिवर के अंदर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जो हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन होता है। हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है, दो ऑर्गन्स के बीच का सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन। नॉर्मली क्या होता है, हर ऑर्गन जो है उसमें आर्टरी एंटर करती है, वो कैपिलरी बेड बनाती है और फिर वेन बन के बाहर निकल जाती है, और ये वेन डायरेक्टली सारे किस में जाते हैं, या तो इंफीरियर वीना कावा में या सुपीरियर वीना कावा में, और हार्ट में चले जाते हैं। सो हर ऑर्गन किसके साथ कम्युनिकेट करता है, हार्ट के साथ। अब दो ऑर्गन्स आपस में कम्युनिकेट करें थ्रू अ वेन तो उसे कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी कंप्लीट होता है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड भी होता है। तो अब आपने बाय चांस आपका सारा जो डाइजेस्टेड फूड है आपने ब्लड में डाल दिया। अब वो जो ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला कायदे से तो उसको कहाँ जाना चाहिए था, उसको हार्ट में जाना चाहिए था, लेकिन वी
नोबडी कैन से कि आपने क्या कंज्यूम कर लिया है। टॉक्सिन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं उस फूड के अंदर, हो सकता है वो फूड पॉइजनिंग हो, इतने सारे टॉक्सिन्स उसके जो है एब्जॉर्ब हो जाए और वो सारे के सारे ब्लड में चला जाए। तो अगर ये टॉक्सिन्स डायरेक्टली हार्ट में जाते हैं तो हार्ट डैमेज कर देते, विच इज़ इरिप्लेसेबल, तो हमारी डेथ हो सकती थी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले खाने को जो हमने एब्जॉर्ब किया है, जो बाहर का खाना आया उसको डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, अब इसको ना एक फ़िल्टर से पास कराओ जो कि उसके अंदर के टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा और उसके अंदर जितने भी पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे उससे फाइट करेगा। ठीक है, फिर उस फिल्टर से जब ब्लड निकल जाए तो अब ये ब्लड जो है साफ़ ब्लड है, बस ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, अब इसको जो है हार्ट में भेज दो। तो क्या होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेन निकलती है ब्लड लेकर, वो जाती है लिवर के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वेन एंड दिस इज़ कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ वो फिल्टर कौन है? वो फिल्टर वो लिवर है। इसके अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोफेजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कफर सेल्स। ठीक है, ये कफर सेल्स होते हैं, पैथोजन को किल करते हैं, पैथोजन को ट्रैप करेंगे और उसको किल कर देंगे। साथ ही साथ ये लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद अब जो लिवर से जो ब्लड निकलेगा हेपेटिक वेन, वो इंफीरियर वीना कावा में जाएगी और इंफीरियर वीना कावा जो है हार्ट के अंदर जाएगा। तो अगर आपका लिवर डैमेज हो जाए बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स, बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग एक्सेस ऑफ अल्कोहल, जिसे कहते हैं लिवर सिरहोसिस, तो ये फ़िल्टर वाला काम जो हो रहा है ये तो सारा रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि मेजर इन्फेक्शन जो रोकता है वो लिवर फाइट करके रोकता है। तो इन्फेक्टेड ब्लड जो होता है, इससे क्या होता है कि अगर लिवर में डैमेज हो जाए तो आपको हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस वायरस जो है वो ब्लड में इन्फेक्शन कॉज कर देता है, और वो इन्फेक्शन लिवर होता तो रोक सकता था फिल्टर करके, क्योंकि लिवर डैमेज्ड है इसलिए वो इन्फेक्शन जो है हार्ट के थ्रू भी, हार्ट के अंदर भी पहुंचता है, आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है ब्लड सर्कुलेशन से, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। मोस्ट ऑफ द केसेस में हेपेटाइटिस में अगर थोड़ा सा लेट डायग्नोज हो तो उसमें डेथ ही होती है, इतना हमारे पास अभी क्योर नहीं है उसका। सो अल्कोहल अब्यूज़ जो है, बाकी एक बार देख लेना, इसके अंदर ज़्यादा अगर अब्यूज़ करोगे अल्कोहल को तो आपको इरिटेशन तो होगी, आपका एग्रेशन बढ़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगी। तभी तो आपको जो है ट्रैफिक पुलिस जो होती है आपको रोकती है कि आपने अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं कर रखा, बिकॉज यू लूज़ योर कंसंट्रेशन, तो आप ड्राइविंग कैसे करोगे। ठीक है, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अल्कोहल अब्यूज़ से रिलेटेड है, वो है कि अनीमिया जो होता है वैसे 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है, एक होता है आपका फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया, और एक होता है आपका B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, B12 जो होता है वो RBC की मैचुरेशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, अगर ये B12 की कमी हो जाए तो RBCs मैच्योर ही नहीं होंगी, RBCs मैच्योर नहीं होंगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा आपका, क्योंकि RBC काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, RBC काउंट कम हुआ ऑटोमेटिकली आपको अनीमिया होगा। उस B12 की डेफिशिएंसी से होने वाले अनीमिया को हम कहते हैं परनीशियस अनीमिया। ठीक है, और अल्कोहल का अब्यूज़ करने की वजह से ये परनीशियस अनीमिया हो जाता है। वाई? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है ना कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है, जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है, CIF, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो होता है इलियम में जो है ये एक्सप्रेस होता है, तो इसका एक्सप्रेशन रोक देता है अल्कोहल, जिसकी वजह से ये CIF जो है B12 को कैप्चर करता है
और फिर सेल के अंदर लेके जाता है और फिर ये लिवर में ब्लड के अंदर पहुंचता है और ये यूटिलाइज होता है फॉर आरबीसी मैचुरेशन इन द बोन मैरो। लेकिन अगर इसका एक्सप्रेशन ना हो पाए या ये जो है बाइंड ना कर पाए विटामिन B12 से, तो क्या होगा आपका परनीशियस अनीमिया। तो अल्कोहल जो होता है इट कॉजेज, अल्कोहल अब्यूज़ जो है इट कॉजेज परनीशियस अनीमिया। तो ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ डज परनीशियस अनीमिया इज़ कॉज्ड बाय अल्कोहल अब्यूज़। आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ, परनीशियस अनीमिया इज़ दैट अनीमिया विच इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. वाई B12 इज़ रिक्वायर्ड? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैचुरेशन ऑफ RBCs. RBCs अगर मैच्योर नहीं होंगी दे वोंट बी एबल टू कैरी द हीमोग्लोबिन एंड दैट इज़ वाई इट लीड्स टू अनीमिया। ठीक है, अब ये ये B12 जो होता है इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और कौन से सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं? इलियम के सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा रिसेप्टर इंपॉर्टेंट होता है? दैट इज CIF, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर आता कहाँ से है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, जो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स और जो आपके रिलीज़ करने वाले जो एंजाइम बनाने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स, ठीक है, एंड ऑक्सेंटिक सेल्स। ऑक्सेंटिक सेल्स को बोला जाता है पैराइटल सेल्स, ठीक है। ऑक्सेंटिक और पैराइटल सेल्स दे रिलीज सिक्रीट कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अल्कोहल के एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की वजह से क्या होता है, आपका जो गैस्ट्रिक फंक्शन होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो देयर इज़ वेरी लेस सिक्रीशन ऑफ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो B12 इस पर बाइंड नहीं कर पाएगा और B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से परनीशियस अनीमिया हो जाता है अल्कोहल अब्यूज़ से, ठीक है। ओके, सो अल्कोहल अब्यूज़ इज़ डन। नाउ एथलीट्स जो है वो कॉमनली कौन कौन से ड्रग्स जो है अब्यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोका अल्कलॉइड्स करेंगे, क्योंकि ये जो है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है सेल्स का वो बढ़ जाएगा और जो दे विल बी नॉन लेथार्जिक, उनको थकावट नहीं होगी, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो कर सकते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स की मतलब इतना फुटबॉल खेल रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि कभी ना कभी तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाएगा ना आपके बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। क्रैम्प्स की वजह से पेन होगा, तो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये आपको पेन फील नहीं होने देंगे। तो आप बिना पेन फील किए, ऑल दो आपकी बॉडी में पेन हो रहा है लेकिन वो पेन फील नहीं होगा आपको, और आप जो है अपनी एथलेटिक एक्टिविटी कंटिन्यू करके रखेंगे, ठीक है। और साथ में इसके अंदर डायूरेटिक्स लेते हैं। डायूरेटिक्स वो होते हैं जो कि आपका अलर्ट रखते हैं आपको। बेसिकली डायूरेटिक्स जो हैं दे आर काइंड ऑफ स्टिमुलेंट्स। कौन से ड्रग्स को बिलोंग करते हैं? स्टिमुलेंट्स को, ठीक है। डायूरेटिक्स यूरिन से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप डायूरेटिक्स लोगे ना, कंज्यूम करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको यूरिन पास होगा, क्योंकि ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, याद होगा आपको रास सिस्टम, जिसमें आपका नेफ्रॉन से आप वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कराते हो बिकॉज ऑफ द हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। तो ये क्या होता है कि ये यूरिन वाटर रीअब्जॉर्ब कराने के बजाय एक्सेस वाटर रिलीज़ करते हैं, तो आप बार बार यूरिन जाते हो, ठीक है। जिससे कॉफ़ी या टी लेने से, बार बार लेने से आपको यूरिन ज़्यादा पास होता है, लेकिन आपको स्टिमुलेट करके रखता है आपके CNS को। तो हाई ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भगवान क्या लिख दिया, कोका अल्कलॉइड्स नहीं, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, ठीक कर लेना इसको। कैनाबिनॉइड्स
कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल थे आपके मारुआना, हाशीश, गांजा एंड चरस, ठीक है। ये बेसिकली कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे थे। सेकंड आपने लिया पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स, ठीक है। उसके बाद आपने CNS को स्टिमुलेट करने के लिए लिए आपके डाययूरेटिक्स, ठीक है। एंड देन एक लास्ट कैटेगरी होती है कि आपको मसल बिल्डिंग चाहिए, मतलब मसल को बिल्ड करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो एनाबॉलिक फैक्टर्स होंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इससे क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो एक्सेस में बिल्ड हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कई बार कि ये इसने जो है जिमिंग करने के बजाय इसने ड्रग्स लेके अपने जो है ना मसल बनाई है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सेस में जो होते हैं ना प्रोटीन शेक्स पीते हैं जिससे कि उनकी मसल बढ़े। प्रोटीन शेक मतलब अमीनो एसिड्स आएंगे तो मसल बढ़ेगी। ऑलरेडी उस मसल को वो यूज़ कर रहे हैं एक्सेसिव अमाउंट में, तो वो मसल और डेवलप हो जाती है। तो ऐसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि मसल को डेवलप करने में, एक्सेस मसल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और ये ही 4 कैटेगरीज है ड्रग्स की जो कि एथलीट्स अब्यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक रह गया है आपका टोबैको। ओके, अल्कोहल इज़ नॉट अ ड्रग, टोबैको इसके अंदर होता है। टोबैको अब्यूज़ जो होता है, टोबैको कंटेन्स अ ड्रग। कौन सा ड्रग होता है, निकोटिन, निकोटिन ड्रग, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि पहले मैं बता देती हूँ, चलो। ये निकोटिन ड्रग, टोबैको कंटेन्स निकोटिन ड्रग, और ये जो होता है ये कौन से ग्लैंड्स पे काम करता है, अड्रीनल ग्लैंड्स। अड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये आपका पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको किडनी को रीनल भी बोला जाता है ना, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड्स कहते हैं उसको। सुप्रा रीनल मतलब किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट है, अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स जब स्टिमुलेट होंगे निकोटिन से, तो ये जो है 3 चीज़ें सीक्रेट करेंगे। एक तो डोपामीन जो कि आपको प्लेजर की फीलिंग कराता है, ठीक है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। एड्रिनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रिनलिन को हम कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। तो एड्रिनलिन मीन्स एपिनेफ्रिन। तो ये 3 चीज़ों का सिक्रीशन कराता है, डोपामिन का, एड्रिनलिन का, नॉर एड्रिनलिन का। अब ये जो एड्रिनलिन, ये जो एड्रिनलिन होते हैं प्लस नॉर एड्रिनलिन, ये हॉर्मोन्स हैं। ये एक तो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, ये बीपी को इंक्रीज़ करते हैं, और ये ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है अगर वो लेस देन 0.1% होना चाहिए, 0.1% भी अगर प्रेजेंट हो गया ब्लड के अंदर तो आपकी डेथ हो जाती है। वाई? बिकॉज हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी सबसे हाईएस्ट एफिनिटी जो होती है ना, बाइंडिंग करने की जो एबिलिटी है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। देन सेकेंड नंबर पे आता है CO2 एंड देन लास्ट में सबसे लोएस्ट एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की फॉर ऑक्सीजन। तो अगर आपका 0.1% में भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो गया ना ब्लड में, तो सारा हीमोग्लोबिन जो है इससे बाइंड कर जाएगा, और ये बाइंडिंग इरिवर्सिबल होती है, ये टूटेगी नहीं। सो नो हीमोग्लोबिन विल बी लेफ्ट टू बाइंड विद ऑक्सीजन, और उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एंड डेथ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो है which drug leads to high amount of कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन इन द बॉडी, तो ये हो जाएगा ड्रग निकोटिन, ठीक है। और निकोटिन जो है हाउ डज इट लीड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, क्वेश्चन ये आता है, हाउ डज टोबैको कंज्यूम्पशन लीड्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो आप कहोगे कि टोबैको कंटेन्स द निकोटिन ड्रग, दिस निकोटिन ड्रग स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड्स एंड causes the release of 3 hormones, dopamine, adrenaline and noradrenaline. Adrenaline and noradrenaline causes 3 effects: high increase in the heart rate, increase in the blood pressure and increase in the concentration of carbon monoxide in the blood, ठीक है। This causes all the hemoglobin to bind to कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस लीड्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी।
उसके बाद निकोटिन जो है एक ड्रग ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो अ कार्सिनोजन। कार्सिनोजेंस मतलब द एजेंट दैट कॉजेज कैंसर, ठीक है। तो ये एक कार्सिनोजन भी है, कैंसर कॉजिंग एजेंट भी है, जो कि आपका यूजुअली किस किस में कौन कौन सा कैंसर कराता है, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, ये आपका अल्सर्स भी कॉज करता है, एंड आपका एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, अल्सर्स एंड एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है आपका, जैसे कि आपके ये आपके 3 एल्व्यूलाई हैं और ये आपकी एल्व्यूलर डक्ट है, ठीक है। अब क्या है कि नॉर्मली आपके जैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, हम ऐसे ही दिखाते हैं ना, एक जैसे बलून का एक बंच होता है, हम ऐसे ही एल्व्यूलाई दिखाते हैं आपको। तो अब ये एल्व्यूलाई में सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम कैपिलरी नेटवर्क में ही एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं, क्यों? क्योंकि कैपिलरीज बहुत पतली पतली होती हैं और इसकी वजह से सरफेस एरिया जो होता है ब्लड वेसल का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका ईजी जो है एक्सचेंज भी हो जाए, क्योंकि वो थिन वॉल्ड भी होती है और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो सरफेस एरिया हमेशा हेल्प करता है आपका या तो एब्जॉर्प्शन में या सिक्रीशन में। जैसे आपने माइक्रोविलाई होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टिनल सेल्स के ऊपर, तो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सो ऐसे ही जो ये एल्व्यूलाई हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन अगर इनकी अंदर की वॉल को डिज़ोल्व कर दूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका क्या हुआ, सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड for exchange of gases, so there will be less exchange gas. Why? Because जो walls of alveoli है they have dissolved, ठीक है। तो ये dissolution of the walls of alveoli जो होता है, ये कौन कराता है, ये आपका निकोटिन ड्रग कराता है, जिसकी वजह से आपका इम्परफेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी रहती है हमेशा, ठीक है। तो याद रखना, टोबैको में निकोटिन ड्रग है, एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। 3 इफेक्ट्स है, हाई हार्ट रेट, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। उसके बाद लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, अल्सर्स और एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा मतलब आपका इम्परफेक्ट या रिड्यूस्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिकॉज इट डिजॉल्व्स, निकोटिन ही कर रहा है सब कुछ, डिजॉल्व्स द वॉल्स ऑफ द एल्व्यूलाई, ठीक है।